हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने कल जो है वो ऑलमोस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर दिया था, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट उसके अंदर रह गया था, वो हम आज डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं oogenesis। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रह गया था हम पहले उसे डिस्कस करते हैं। हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो कल हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर तक हमने उसको देख लिया था। और हमने जो स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई थी वो हमने कहा था कि एक स्पोन शेप की स्ट्रक्चर है, एक टेल होती है उसकी, उसका हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, उसका मिडिल पीस होता है। ठीक है, तो हमने कितनी टेल कही थी? 1, यानी हम उसको उसका फ्लैजिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम उस स्पर्म को, उसकी जो टेल है उसे क्या बोल सकते हैं? उसे फ्लैजिला भी बोल सकते हैं। तो कितने फ्लैजिला थे? एक ह्यूमन स्पर्म के अंदर तो 1 फ्लैजिला थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं या फिर जो प्रॉपर एनिमल्स हमने पढ़े हैं, तो क्या उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट है तो कौन कौन से फ्लैजिला किस टाइप के प्रेजेंट है, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जो स्पर्म्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, या फिर स्पर्म्स जो होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। या तो फ्लैजिलेटेड होते हैं या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन फ्लैजिलेटेड की, यानी यहाँ पर फ्लैजिला कैसा है? फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। नो टेल नो फ्लैजिला, मतलब ये जो होंगे ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह पर स्थिर होंगे। ठीक है, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल हम इसका लिखेंगे एस्कैरिस। क्यों एस्कैरिस? क्योंकि एस्कैरिस हमारे सिलेबस में अलग से एनिमल दे रखा है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एस्कैरिस है वो इसके अंदर आएगा, जो जिसके जो स्पर्म है वो कैसा है? नॉन फ्लैजिलेटेड, या हम कह सकते हैं नॉन मोटाइल। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्रस्टेशियंस हमने कहाँ पढ़े थे? हमने क्रस्टेशिया क्लास पढ़ी थी, क्रस्टेशिया क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। जब हम टेक्सोनोमी पढ़ रहे थे तब हमने आर्थ्रोपोडा की क्रस्टेशिया क्लास पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि क्रस्टेशिया के अंदर सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आएंगे। और इसके अंदर अगर हमने एग्जांपल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था प्रॉन का, प्रॉन यानी पैलियोमोन का। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एस्टेकस का, एस्टेकस यानी कि ग्रे फिश का। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने देखे थे किसके अंदर? क्रस्टेशियंस के अंदर। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जो नॉन मोटाइल होते हैं। और ये एग्जांपल्स है जैसे कि एस्कैरिस एंड क्रस्टेशियंस इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स फ्लैजिलेटेड है, यानी यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी ये कैसे होंगे? ये होंगे मोटाइल स्पर्म्स। इनके एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला है ये हो सकता है कि मोनोफ्लैजिलेटेड हो, यानी कि सिर्फ एक ही फ्लैजिला हो सकता है ये बाइफ्लैजिलेटेड हो, यानी 2 फ्लैजिला हो सकता है ये एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो, जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेट। एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोनोफ्लैजिलेटेड, 2 प्रेजेंट है तो बाइफ्लैजिलेटेड, और यहाँ पर अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट है। तो जो मोनोफ्लैजिलेटेड है वो सारे आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स, मेनली वर्टिब्रेट्स सारे इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, जैसे कि फिशेस हो गई, तो वो ज्यादातर मोनोफ्लैजिलेटेड ही हम उनको कह सकते हैं। यानी जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मेनली हमें मोनोफ्लैजिलेटेड ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बाइफ्लैजिलेटेड की, तो बाइफ्लैजिलेटेड के अंदर जो हमें एग्जांपल याद रखना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी, ऑप्सैनस। और ऑप्सैनस को क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है टॉड फिश। ऑप्सैनस या फिर टॉड फिश। टॉड फिश के अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं? स्पर्म के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। और जब हमने ये पढ़ा था, जब हम फिशेस को पढ़ रहे थे, ये कौन सी फिश थी? बोनी फिश थी। और इस फिश को जब हमने पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था ये बात। उसके बाद कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ये किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा? जैसे कि ग्रास होपर।
ग्रास होपर जो कि जिसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में टिड्डा बोल देते हैं, तो टिड्डे के अंदर क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स बोलते हैं, और ये क्या बनाते हैं, स्पर्म बोर्ड। क्या बनाते हैं, एक स्पर्म बोर्ड, जिसे बैटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैटरी या फिर स्पर्म बोर्ड कहा जाता है। यानी इनका जो स्पर्म का ग्रुप है उसको क्या नाम दिया गया है, स्पर्म बोर्ड या फिर बैटरी कहा जाता है। ग्रास होपर के अलावा यहाँ पर आ जाएगा डायडेल्फिस। इसे हम बोलते थे ओपोसम। इसे हमने क्या बोला था, ओपोसम। डायडेल्फिस भी हम पढ़ चुके हैं। डायडेल्फिस हमने कहाँ पढ़ा था, डायडेल्फिस हमने मैमिलिया के अंदर जब हमने मार्सुपियल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा था डायडेल्फिस, और डायडेल्फिस का कॉमन नेम था ओपोसम। तो डायडेल्फिस ओपोसम के अंदर भी कैसे जो होते हैं, कॉन्जुगेटेड तरीके से जो है स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रास होपर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और इसका नाम क्या है, स्पर्म बोर्ड या फिर बैटरी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो स्पर्मेटोजेनेसिस का रह गया था और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके अंदर हमने फ्लैजिला देखे कि स्पर्म देखे, स्पर्म फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड के अंदर हमने देखा कि अगर एक फ्लैजिला है तो ये ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर देखे जा सकते हैं। ऐसा होता है कि दो फ्लैजिला है तो ये हमने देखा ऑप्सैनस या फिर टॉडफिश के अंदर ही देखे जा सकते हैं। फिर हमने देखा कॉन्जुगेटेड ग्रास होपर के अंदर एंड डायडेल्फिस या फिर ओपोसम के अंदर हमें देखे जा सकते हैं। और ग्रास होपर के जो स्पर्म्स हैं उनको क्या बोला जाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है स्पर्म बोर्ड या फिर बैटरी, या इसे निडोम भी कह देते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसके एग्जांपल है एस्कैरिस और क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जो है वो एक क्लास है किसकी, आर्थ्रोपोडा की। उसके अंदर जैसे एग्जांपल कि हमने लिखा प्रॉन और एस्टेकस, जिसका कॉमन नेम क्या है, ग्रे फिश। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं oogenesis को। oogenesis का क्या मतलब है, oogenesis का मतलब है कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसका एक बेसिक सा लें, बेसिकली होता क्या है, तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो पीजीसी सेल्स होते हैं, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो हमने पीजीसी ऑफ टेस्टिस लिखा था। अब यहाँ पर हम पीजीसी ऑफ किसके लिखेंगे, पीजीसी ऑफ ओवरी, यानी जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उसके अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो है डिफरेंशिएशन होगा, उसके अंदर क्या बनेगा, उससे बनेगा ओवम। और जो पीजीसी है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉइड, और जो ओवम होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमें वही सब कुछ चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, हमें विटामिन ई भी चाहिए, हमें एलएच भी चाहिए, हमें एफएसएच भी चाहिए। तो हमें इसके लिए ये सारे विटामिन चाहिए, ये हॉर्मोन्स चाहिए, किसके लिए, एक ओवरी के अंदर जो पीजीसी सेल है उसे कन्वर्ट करना है, हमने ओवम बनाना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं oogenesis के प्रोसेस को। अगर हम oogenesis को डिवाइड करें तो इसके भी हमारे पास 3 जो है वो फेजेस बनेंगे। सबसे पहला फेज बनेगा मल्टीप्लीकेशन फेज। तीनों फेज वही हैं जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखे थे। ठीक है, सेकंड फेज यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज है यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 फेजेस ऑफ oogenesis को हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पर हमें सिर्फ देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर सेल डिवीजन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ेंगे। उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, और यहाँ पर जो भी
यहाँ पर सॉरी मैं बोल रही हूँ oocyte होंगे, उन oocyte को डेवलपमेंट होगा और वो प्राइमरी oocyte के अंदर डेवलप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इनकी मैच्योरेशन होगी कि कैसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है और फिर वो कैसे ओवम बनाता है। तो ये वही सेम टू सेम 3 फेजेस है, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ओवरी की ये एक जर्मिनल एपिथेलियम को लेते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें से कुछ सेल्स क्या बन जाएंगे, पीजीसी मॉडिफाइड हो जाएंगे। सपोज ये सेल क्या बन गया, अब हमारे पास पीजीसी बन गया, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये हमारे पास बन गया है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये होगा डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड होगा इस तरीके से। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, सेल डिवीजन, या हम कह सकते हैं माइटोसिस हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन देखने को मिला है। और हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं ओगोनिया, और सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे हमारे पास डिप्लॉयड है, क्योंकि क्या हुआ है माइटोसिस, और पीजीसी भी कैसी थी, डिप्लॉयड थी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स जैसे हम देख सकते हैं बन गए। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स यहाँ पर हमारे पास बनते हैं। तो ओगोनिया यहाँ पर बन गया। अब ओगोनिया कहाँ जाएंगे, ओगोनिया जाएंगे ग्रोथ फेज के अंदर। तो ये है हमारे पास ओगोनिया, जो कि कैसा है, जो कि है डिप्लॉयड। अब ये ओगोनिया जाएगा ग्रोथ फेज के अंदर, और यहाँ पर इसके पास जो है 2 प्रोसेसेस से इसको गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस, यानी इसको जो न्यूट्रिशन मिलना है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलना है, इसको जो भी पानी मिलना है, इसका खाना जो है, उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलो का मतलब जो है ये ज्यादातर फूड से मतलब रखते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो फूड को ही यहाँ पर क्या नेम दिया गया है, वाइटेलो का मतलब दिया गया है। तो वाइटेलोजेनेसिस से पहले की, और जब वाइटेलोजेनेसिस हो रहा है यानी इसके अंदर फूड को स्टोर किया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, वाइटेलोजेनेसिस। और इन सबसे यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इन सबसे हमारे पास यहाँ पर बनेगा एक लार्ज साइज का प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जिसे हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्राइमरी oocyte यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, ठीक है। हमने ग्रोथ फेज में क्या किया, ग्रोथ फेज के अंदर ओगोनिया को 2 प्रोसेसेस से यहाँ पर हमने निकाला है, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। और इन दोनों प्रोसेसेस के बाद हमारे पास क्या बचा, प्राइमरी oocyte, जो कि कैसा है, जो कि डिप्लॉयड है। अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte जाएगा मैच्योरेशन फेज के अंदर। तो ये हमारा प्राइमरी oocyte है। अब ये चला गया मैच्योरेशन फेज के अंदर। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, इसने क्या करना है, इसने करनी है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, यानी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। इसे हम कह सकते हैं रिडक्शन डिवीजन, और इसे हम कहेंगे कि ये कैसी डिवीजन होगी, अनइक्वल होगी। हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था तो हमने इक्वल डिवीजन की थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, अनइक्वल डिवीजन हो रही है। यानी एक तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी oocyte, और एक हमारे पास बन जाएगी पोलर बॉडी। ये क्या बना, ये बना सेकेंडरी oocyte, और ये क्या बनी हमारे पास, एक पोलर बॉडी, ठीक है। तो इससे हमारे पास 2 जो है यहाँ पर जो है 2 सेल्स बन चुके हैं, और ये इसीलिए इसको अनइक्वल कहा क्योंकि एक तो प्रॉपर सेकेंडरी oocyte बना है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बन गई है। अब इसके बाद यहाँ पर होगी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या होगी, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा एक ओवम।
प्लस यहाँ पर एक पोलर बॉडी हमें और देखने को मिल जाएगी। यानी यहाँ पर क्या बना, एक ओवम बना और एक पोलर बॉडी यहाँ पर हमें देखने को और मिली। और ये क्या थी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और ये भी कैसी थी, अनइक्वल थी। ठीक है, इस स्टेज को, इस जो मैच्योरेशन फेज है, इसको हम अभी एक बार और समझने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हुआ कि जो पीजीसी सेल थी, किसकी ये सेल है, ये है ओवरी की, तो ओवरी के अंदर पीजीसी सेल आई और यहाँ पर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ और ओगोनिया बन गए। अब ये जो ओगोनिया है ये कहाँ जाएंगे, ग्रोथ फेज के अंदर। यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। 2 फेजेस से गुजरेंगे, प्री वाइटैलोजेनेसिस एंड वाइटैलोजेनेसिस से गुजरेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड। अब ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, जो कि एक अनइक्वल डिवीजन है, और यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी oocyte, जो कि हैप्लॉइड है, एंड पोलर बॉडी जो कि हैप्लॉइड है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बनाएगा ओवम, जो कि हैप्लॉइड है, और जो पोलर बॉडी वो भी कैसी है, हैप्लॉइड है। अभी हम सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हुई है जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्री वाइटैलोजेनेसिस एंड वाइटैलोजेनेसिस होता है। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया था, प्राइमरी oocyte। तो ये हमारे पास आ चुकी है 1 डिग्री प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये कब बनती है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा दिमाग जाएगा कि जो प्यूबर्टी के टाइम में 12 to 13 इयर्स है तब बनती है। लेकिन जो प्राइमरी oocyte होती है ये पहले से ही जो है ये उसके ओवरी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये कितनी होती है, अगर हम बात करें तो ये होगी 60 से 80 हजार। 60 से 80 हजार जो है, जो प्राइमरी oocyte है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगी। जब बच्चा कितने साल का होगा, जब ये लड़की साल की होगी 12 से 13 साल की, यानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे इसके पास 60 से 80 हजार क्या प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी oocyte। कहाँ प्रेजेंट होंगे, उसकी ओवरी के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि जब ये लड़की है, ये जो गर्ल है, ये अपनी मदर के जो है यूटेरस के अंदर प्रेजेंट थी, प्लेसेंटा में प्रेजेंट थी, यानी ये अपनी कौन सी स्टेज में थी, अपनी एम्ब्रियो स्टेज में थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर थी। कब थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर मिलियंस में प्रेजेंट थे क्या, प्राइमरी oocyte। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, जब ये बच्ची अपनी माँ के जो गर्भ में थी, यूटेरस के अंदर थी, तब इसके पास कितने जो है प्राइमरी oocyte थे, मिलियंस में, यानी 10 लाख 20 लाख के अंदर हम कह सकते हैं कि 20 to 30 लाख जो है इसके पास क्या प्रेजेंट थे, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई, यानी एट द एज ऑफ 12 to 13, जब उसने प्यूबर्टी को हिट किया, उस टाइम पर ये संख्या कितनी रहेगी, 60 से 80 हजार। यानी एक बच्ची जो 12 से 13 साल की है उसकी ओवरीज के अंदर 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte बने पड़े हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो ये जो 60 से 80 हजार है ये कहाँ रुकते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पर हमने दिखाई, फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस करके हमने बनाया क्या, एक सेकेंडरी oocyte हमने बनाया है और एक हमने बनाई है पोलर बॉडी। ठीक है, ये है हमारे पास पोलर बॉडी। अब ये जो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होती है, ये जो सेकेंडरी oocyte जो है ये बनता है, ये बनेगा जब इसको फर्स्ट टाइम, इसके साथ क्या होगा कि 12 to 13 इयर्स के बाद अब ये प्यूबर्टी के अंदर आ चुकी है। तो जब इसका ये फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि इसको जो है
फर्स्ट टाइम इसके पास जब इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा उस टाइम पे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte इसका बनेगा। उससे पहले सेकेंडरी oocyte इसका नहीं बनेगा, उससे पहले 1 डिग्री यानी प्राइमरी oocyte ही इसकी बॉडी के अंदर रहेगा। तो प्राइमरी oocyte है वो कौन सी स्टेज के अंदर इसके अंदर अरेस्ट हो जाता है, यानी ऐसी कौन सी स्टेज है प्राइमरी oocyte की जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है, इतने सालों से जो प्रेजेंट है, तो वो इसकी जो स्टेज है वो है डिप्लोटीन। हम मियोसिस की जो स्टेजेस पढ़ते हैं उसके अंदर आती है डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। इस स्टेज पे ये जो 60 से 80 हजार ये जो प्राइमरी oocyte पड़े हैं ओवरी के अंदर, वो कौन सी स्टेज में पड़े हैं, वो डिप्लोटीन स्टेज में पड़े हैं, किसकी, प्रोफेस फर्स्ट की। मियोसिस को जब हम सेल डिवीजन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस, तो मियोसिस के पास जो है 2 बार यहाँ पर जो है डिवीजन होती है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट है प्रोफेस फर्स्ट जो है, इस प्रोफेस फर्स्ट की भी कौन सी, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर यहाँ पर ये अरेस्ट पड़े हैं। और यहाँ पर जो ये अरेस्ट जो पड़े ये खुलेगा कब, यानी ये जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जो है ये बनेगा कब, ये बनेगा जब ये 12 से 13 साल की हो जाएगी और जब इसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यहाँ पर स्टार्ट होगा। उस टाइम पर ये जो डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेस फर्स्ट है ये यहाँ पर टूटेगी और जो फर्स्ट मियोसिस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहाँ पर प्राइमरी oocyte स्टेज में पड़ी है और कौन सी स्टेज पर, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेस फर्स्ट में पड़ी है। जब इसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा उस टाइम पर ये मियोसिस कंप्लीट होगी और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी। अब जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पर क्या होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, इसके अंदर होगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और ये जो मियोटिक डिवीजन है ये भी होगी अनइक्वल, क्योंकि यहाँ पर बनेगा एक हमारे पास ओवम और साथ में बनेगी पोलर बॉडी, ओवम एंड पोलर बॉडी। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पर जो है 14 डेज के बाद बनेगा, यानी ये 14 डेज तक कैसे हो गया, 14 डेज तक ये भी अरेस्ट हो गया, ये भी यहीं पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि ये जो है 14 डेज के बाद ओवम बनाएगा, यहाँ पर 14 डेज के बाद जो है अगर स्पर्म यहाँ पर आ जाता है, इसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म आएगा तभी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगी, ये सीधा ही क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ये सीधा ही डीजेनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ओवम की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, सेकंड oocyte में ही डीजेनरेट हो जाएगा अगर यहाँ पर स्पर्म जो है वो एब्सेंट है। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और ओवम बनेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जो पोलर बॉडी है इसका क्या हुआ, ये जो पोलर बॉडी है इस पोलर बॉडी ने आगे 2 पोलर बॉडीज और बना दी और ये क्या होगी, ये डीजेनरेट होगी, यानी ये डिवाइड होगी 2 पोलर बॉडीज के अंदर और खुद ये क्या होगी, डीजेनरेट होगी, खुद ये गायब हो गई और इसने 2 सेल्स बना दी। अब ये जो 2 सेल्स हैं और एक सेल हमारे पास ये भी पड़ा है, तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज यहाँ पर बनी है, तो टोटल 3 पोलर बॉडीज यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल सकती हैं। टोटल कितनी, 3 पोलर बॉडीज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हमने इस जो फेज है, ये जो मैच्योरेशन फेज है, यहाँ पर हमने इतनी आसानी से एक छोटी सी लाइन में समझा दी, लेकिन वो अगर हम देखें तो बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स चीज है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक oocyte बनाया, लेकिन वो oocyte कब का बना हुआ है, वो oocyte बना हुआ है इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज का, जब वो फीटस में थी तब वो कैसी थी, मिलियंस के अंदर उसके पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थे और उसके बाद जो प्राइमरी oocyte है 12 to 13 ईयर्स के अंदर घटकर 60 से 80 हजार हो गए और इस प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोसिस जो होती है वो फर्स्ट मियोसिस 12 से 13 साल के अंदर होती है और 12 से 13 साल के अंदर ही उसकी मियोसिस कंप्लीट होती है। उससे पहले वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इस स्टेज के अंदर वो अरेस्ट हो चुके हैं, वो रुक चुके हैं डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट।
तो ये 60 से 80,000 कौन सी स्टेज में है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफिस फर्स्ट स्टेज में है। फिर यहाँ पर मियोसिस हुई, एक सेकेंडरी oocyte बना और एक क्या बनी, पोलर बॉडी बनी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन तभी करेगा, यहाँ पर कंडीशन है कि अगर स्पर्म की एंट्री यहाँ पर होती है, अगर स्पर्म इस एग को पेनिट्रेट करेगा तभी ओवम रिलीज होगा, नहीं तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर डीजेनरेट हो जाएगा और टोटल यहाँ पर जो है 1, 2 एंड 3 पोलर बॉडीज यहाँ पर बनेंगी। तो ये था एक oogenesis का प्रोसेस कि किस तरीके से oogenesis होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज पर ये अरेस्ट हो जाता है और कौन सी स्टेज पर जो है कि जो रिलीज होता है वो कौन सी स्टेज पर होता है, सेकेंडरी oocyte से ये जो है रिलीज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं कि जो वाइटेलोजेनेसिस है एंड प्री वाइटेलोजेनेसिस है वो कैसे होता है। मेरे ख्याल से वाइटेलो एंड प्री वाइटेलो से पहले ना हमने जो भी पढ़ा है ना उसको एक डायग्रामेटिकली समझ लेते ताकि हमारे माइंड में उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस हमारे माइंड में उसका आ जाए। तो हम सबसे पहले हमने जो भी अभी पढ़ा था कि कैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, फिर क्या क्या चीजें बनती हैं, हम उसको पहले एक डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर हम प्री वाइटेलो एंड वाइटेलोजेनेसिस को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं एक ओवरी की स्ट्रक्चर, नीचे लिख देते हैं क्या बना रहे हैं हम, ओवरी, यानी ओवरी के अंदर क्या होता है। अब ये ओवरी हम बना रहे हैं एक 12 to 13 ईयर ओल्ड गर्ल की। अब 12 से 13 साल की एक लड़की है और यहाँ पर उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक प्राइमरी oocyte। क्या है यहाँ पर, एक प्राइमरी oocyte यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसे बोला जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स। ये 1 डिग्री oocyte है, यानी प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और ये क्या रिलीज करती है, ये करेगी एस्ट्रोजन। यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको और डेवलप करने के अंदर हेल्प करेगा। अब जो 1 डिग्री हमने oocyte बनाई है, ये 1 डिग्री oocyte अब कन्वर्ट होगी 2 डिग्री oocyte के अंदर, और ये 2 डिग्री oocyte के अंदर तभी कन्वर्ट होगी जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 12 to 13 ईयर ओल्ड एक गर्ल का हम ओवरी का डायग्राम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनेगी, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये इस तरीके की ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ साथ यहाँ पर एक लेयर हमें और देखने को मिलेगी, उस लेयर को हम बोलेंगे थिका लेयर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई जिसे हमने क्या बोला, थिका लेयर। और ये कौन से स्टेज पे हुआ है, ये हुआ है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब वही है 12 to 13 ईयर्स ओल्ड। तो प्यूबर्टी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर बन गया है हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स, और इन ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक थिका लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये बनता है यहाँ पर अब टर्शरी oocyte के अंदर, ठीक है। हमने तो सीधा ओवम बना दिया था, लेकिन ओवम बनने से पहले यहाँ पर क्या होता है कि यही oocyte जो है ये पहले टर्शरी oocyte बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और फिर ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पर वो हम ओवम को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर तो एक पोलर बॉडी बन रही है ना, इसलिए इस स्टेज को दिखाया। लेकिन यहाँ पर जो पोलर बॉडी है वो जो है ग्राफियन फॉलिकल से निकलेगी, तो हम इसको इसलिए नहीं दिखाते उस फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं इसका टर्शरी oocyte।
टर्शियरी oocyte के अंदर क्या बना, ये इस तरीके का हमारा जो ओवम है हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर पड़े हैं हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इसके ऊपर जो है यहाँ पर दो सेल्स हम बनाएंगे, एक है थीका एक्सटर्ना, सॉरी ग्रैनुलोसा सेल से पहले यहाँ पर एक और सेल का जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पर ये जो थीका सेल्स है, थीका लेयर है, ये डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर एक आउटर थीका लेयर बनती है और एक बनती है इनर थीका लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक लेयर की और फॉर्मेशन होती है, एक लेयर की यहाँ पर हम और फॉर्मेशन करेंगे, इसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ग्रैनुलोसा सेल्स और यहाँ पर एक कैविटी हमें और देखने को मिलेगी जिसे बोलेंगे हम एंट्रम, यहाँ पर प्रेजेंट होगी एंट्रम, ठीक है। तो ये हमने बनाया 3 डिग्री oocyte का स्ट्रक्चर, 3 डिग्री oocyte की स्ट्रक्चर बनाई है जिसके अंदर ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है थीका एक्सटर्ना, ये क्या है थीका एक्सटर्ना, ये है थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। उसके बाद यहाँ पर ये बनाए हैं हमने ग्रैनुलोसा सेल्स, इसके बाद यहाँ पर हमने ये बनाई है जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद यहाँ पर एक कैविटी बनी है, इसका नाम हमने दिया है एंट्रम, ठीक है। और ये इसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte स्टेज यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमने बनाया 3 डिग्री oocyte की स्टेज जिसके अंदर हमने एक तो एंट्रम नई एंट्री की है, एक जोना पेल्यूसिडा जो नई आई है और थीका लेयर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। इनके क्या फंक्शंस है ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो भी पढ़ना है, तो उसके अंदर भी ये वापस से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको वापस 2-3 बार ये डायग्राम और हम इस चैप्टर के अंदर भी बनाने वाले हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर थीका एक्सटर्ना बना, थीका इंटरना बना, एंट्रम बन गई, ग्रैनुलोसा लेयर्स बन गई, एक जोना पेल्यूसिडा हमारी सेकेंडरी oocyte के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, अब इससे बनेगा हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिससे क्या हम करेंगे, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर इस तरीके से हमारी जोना पेल्यूसिडा जो है वो प्रेजेंट है। इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा, यानी एक लेयर यहाँ पर और आ चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है एंट्रम, इस तरीके से एंट्रम प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स। और इसके ऊपर जो है 2 यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, थीका इंटरना और एक इसके अंदर बना देते हैं हम थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो ये हमारे पास एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आ गया। बाकी सारी चीजें वही हैं। ये क्या है, थीका एक्सटर्ना, ये क्या है, थीका इंटरना, ये क्या है, ये है एंड्रम, ठीक है। ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास आ चुकी है जोना पेल्यूसिडा। और ये जो नई स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है ये है कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये रप्चर होगी, यानी ओवरी की वॉल पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल हमने बनाया, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल अब होगा रप्चर, ये ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर होगा और इस ग्राफियन फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हम रिलीज करेंगे। यानी अब इसमें से सिर्फ नीचे कौन आ जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte रप्चर हो गया। और जो क्वेश्चन आया हुआ है ना ग्रेड 1 में, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर कौन से स्टेज में जो है रप्चर होता है और यहाँ पर किस स्टेज के अंदर जो ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी से। तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte स्टेज पर ये रिलीज हुआ है। और ये जो बाकी जितनी लेयर्स थी, जो कुछ भी था, वो सारा क्या बन जाएगा, एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर सी बन जाएगी। ठीक है, और इसे हम कहेंगे कॉर्पस लूटियम। इसे क्या बोला जाता है, कॉर्पस लूटियम कहा जाता है। अब हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या होगा। अब जो है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो हो चुकी है, जो कि कहाँ हुई थी, जो कि यहाँ हुई थी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होगी। यहाँ पर क्या होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होगी। और ये कब होगी, अगर यहाँ पर क्या आ जाए, अगर यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म की एंट्री होगी तो सेकेंड डिवीजन होगी और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ओवम। ओवम बन जाएगा, फिर ओवम से ये क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के पास अगर यहाँ पर बिल्कुल भी स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो ये oocyte क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और डीजेनरेट होकर यहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी मेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte से ओवम तब बनेगा जब यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होगी। ठीक है, अब अगर हम आने वाले लेक्चर्स में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर ये जो हमने लेयर्स बनाई है, ये जो हमने ग्रैनुलोसा सेल्स बनाई है, ये जो जोना पेल्यूसिडा बनाई है, ये जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा थी, इनका क्या फंक्शन है जब स्पर्म इस ओवम को, क्योंकि ये जो लेयर्स है ना ये इसके साथ आई हैं, तो इसके साथ जो लेयर्स आई हैं, जैसे जोना पेल्यूसिडा इसके साथ आएगी, कोरोना रेडिएटा आएगी, इसका क्या फंक्शन है फर्टिलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इन सबका जो फंक्शन है वो फर्टिलाइजेशन नहीं है, उससे पहले इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो उस फंक्शन को हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान। और जो बच गया वो क्या था, कॉर्पस लूटियम था। और कॉर्पस लूटियम क्यों बनता है, कॉर्पस लूटियम इसलिए बनता है क्योंकि ये जो है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बनाने में हेल्प करता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। यानी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प कौन करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसे मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेगा। तो ये काम था कॉर्पस लूटियम का। ठीक है, तो हमने अभी oogenesis किस तरीके से ओवम की फॉर्मेशन होती है वो हमने अभी डायग्रामेटिकली समझा कि कब फर्स्ट मियोसिस होती है। प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज पर प्रेजेंट है, 12 से 13 साल की उम्र में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वहां पर प्यूबर्टी के अंदर सेकेंड oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे इसके अंदर 2 लेयर्स बन जाती है, थीका की थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फिर ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती है, फिर जोना पेल्यूसिडा बन जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में और फिर यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ओव्यूलेशन। और ये जो ओव्यूलेशन होता है, इस ओव्यूलेशन के अंदर कौन रिक्वायर्ड होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ओव्यूलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन काम आता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम आता है। अब ये सब कुछ हम पढ़ने वाले, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के अंदर हेल्पफुल है। तो ये वहां पर भी आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर कौन सी स्टेज के अंदर ये जो है रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ये ओवरी से बाहर आता है। तो अगर यहाँ पर स्पर्म आ गया तो यहाँ पर ओवम बनेगा नहीं, तो ओवम बनेगा ही नहीं, तभी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, नहीं तो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन से पहले ही डीजेनरेट हो जाएगा और यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। ठीक है, और हमने देखा कि ये जो कॉर्पस लूटियम इसका बचा कुचा पार्ट होता है वो भी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के अंदर। तो ये हमने देखा oogenesis का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हम देखते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने जो oogenesis की ग्रोथ फेज देखी थी,
वाइटालोजेनेसिस की हमने ग्रोथ फेज देखी थी। इस ग्रोथ फेज के अंदर हमने देखा था प्री वाइटालोजेनेसिस एंड वाइटालोजेनेसिस, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, oogonia लेना है और oogonia से क्या बनाना है, oogonia से बनाना है प्राइमरी oocyte। oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उसकी 2 प्रोसेसेस हैं, प्री वाइटालोजेनेसिस एंड वाइटालोजेनेसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, प्री वाइटालोजेनेसिस, और सेकेंड स्टेज है इसकी वाइटालोजेनेसिस। प्री वाइटालोजेनेसिस एंड वाइटालोजेनेसिस। वाइटालोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये जो वाइटालोजेनेसिस है इसका मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो फूड है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो फूड है वो स्टोर हो रहा है, यानी रिजर्व फूड बन रहा है, फूड जो है यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो फूड को यहाँ पर स्टोर होने का क्या मतलब है, तो ये जो फूड यहाँ पर स्टोर हो रहा है ये फूड क्या कर देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो भी एम्ब्रियो डेवलप होगा कल को जब फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो को फूड जो है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये फूड प्रोवाइड करवाएगा, और ये फूड बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वाइटालोजेनेसिस बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फूड के स्टोर होने से पहले जो oogonia है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो उसके अंदर जो चेंज आएगा, सबसे पहले इसका चेंज आएगा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो है साइज बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी की अब ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो डीएनए है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो भी बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी से बनेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। गोल्जी बॉडी क्या बनाएगी, गोल्जी बॉडी बनाएगी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये कल को क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देंगे। कौन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन एक मेम्ब्रेन बनाएंगे, ओवम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसका क्या काम है, ये क्या करती है कि ये पॉलीस्पर्मी होने को रोकती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ओवम को सिर्फ एक ही जो है स्पर्म फर्टिलाइज कर सके, ऐसा ना हो कि एक ओवम को बहुत सारे स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए। तो एक ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद वो जो लेयर है, वो जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, बाकी सभी स्पर्म्स के लिए इम्परमिएबल हो जाती है और किसी को घुसने नहीं देती। सिर्फ एक ही स्पर्म जो सबसे पहले चला गया उसके साथ ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन का यही काम है कि सिर्फ एक ही स्पर्म को ओवम के अंदर आने देना है। तो ये पॉलीस्पर्मी को यहाँ पर रोकती है। उसके बाद हमने कहा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का साइज बढ़ने के बाद जो न्यूक्लियस है इसका जो है नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, जर्मिनल वेसिकल। तो अब न्यूक्लियस का नाम चेंज होकर हम क्या बोल सकते हैं, इसको जर्मिनल वेसिकल कहेंगे। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो बड़ा होकर न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा जर्मिनल वेसिकल। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का नंबर बढ़ गया। गोल्जी बॉडी के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करेगी जो बाद में बना देगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि पॉलीस्पर्मी होने को रोकेगी। न्यूक्लियस के साइज जो बड़ा है उसे क्या बोला हमने, जर्मिनल वेसिकल। तो ये जो जितने भी चेंजेस हुए हैं ये कहाँ हुए हैं, प्री वाइटालोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर, oogonia के अंदर इतने चेंजेस होते हैं। उसके बाद हम बात करें वाइटालोजेनेसिस के अंदर, तो हमने ये चीज डिस्कस की है कि यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर हो जाएगा, जो न्यूट्रिशन है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को देने के लिए यहाँ पर फूड का स्टोर किया जा रहा है। लेकिन ये फूड हमारी बॉडी में बन कहाँ रहा है,
तो ये जो फूड है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो फूड है ये बनता है लीवर के अंदर। ये फूड जो है, यानी यहाँ पर ये जो फूड है, फूड को यहाँ पर हम नाम देंगे ना, वो यूज करेंगे योग। हम बार बार जो भी फूड स्टोर होता है उस फूड स्टोर को नाम हम क्या देंगे, योग। यानी आने वाली जितनी भी क्लासेस है हम वहां पर क्या यूज करने वाले हैं, योग को यूज करने वाले हैं। तो योग का मतलब क्या समझा जाएगा कि जो फूड स्टोर करना है उसका नाम क्या है, योग। तो अब जो लीवर है, लीवर के अंदर योग बनता है, यानी जो फूड जो है ओवरी के अंदर, जो फूड इस ओगोनिया के अंदर जो है वहां पर स्टोर होना है, जिससे वो प्राइमरी oocyte बनेगा, उस जो फूड को, उस जो योग को बनाया कहाँ पर, लीवर में। तो यहाँ पर लीवर में ये बना है और ये लीवर से जाएगा यहाँ पर फॉलिकल सेल्स के अंदर। फॉलिकल सेल्स किसकी हैं, फॉलिकल सेल्स जो हमारा डेवलपिंग जो ये है इसकी प्राइमरी oocyte की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, जो फॉलिकल सेल्स हैं, उसके पास जाएगा ये फॉलिकल सेल्स के पास लीवर के थ्रू। और किस स्ट्रीम से जाएगा, थ्रू ब्लड।